आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ क्वेश्चन है, यानी कि प्रश्नावली की अर्थ एवं परिभाषा है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रश्नावली क्या है। तो सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण में जो है प्रश्नावली का स्थान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यह प्राथमिक तथ्य सामग्री को एकत्र करने का एक प्रमुख उपकरण माना जाता है। जब अध्ययन क्षेत्र बड़ा होता है और उत्तरदाता जो है बहुत बड़े क्षेत्र में इधर उधर बिखरे होते हैं, तब सामान्यतः जो है प्रश्नावली विशेष रूप से उपयोगी होती है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक आदि के संदर्भ में जो है तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करना इसके माध्यम से संभव हो जाता है। कभी कभी वे तथ्य जो उत्तरदाता के व्यक्तिगत एवं गोपनीय जीवन से संबंधित होते हैं वो प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्नावली जो है अध्ययन विषय या समस्या से जुड़े प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसके द्वारा सरलता से विस्तृत एवं बिखरे क्षेत्र में बिना शोधकर्ता की मदद से शिक्षित लोगों से कम समय में सूचनाएं एकत्रित की जाती है। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली को किन किन विद्वानों ने परिभाषित किया है। सबसे पहले विद्वान है विलियम जे गुडे एंड पॉल के हट। इन्होंने मेथड्स इन सोशल रिसर्च में लिखा है कि सामान्यतः प्रश्नावली शब्द प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें स्वयं उत्तरदाता के द्वारा भरे जाने वाले पत्रक यानी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं गुडे एवं हट ने जो परिभाषा दिए हैं प्रश्नावली के, उनसे क्या स्पष्टीकरण होकर सामने आया है। तो पहला है प्रश्नावली उत्तर प्राप्त करने की एक प्रणाली है। दूसरा है इसमें उत्तरदाता स्वयं प्रश्नों का उत्तर लिखता जाता है। हमारे दूसरे विद्वान है जी.ए. लुंडवर्ग। इन्होंने सोशल रिसर्च में लिखा है कि मूलतः प्रश्नावली प्रेरणाओं का एक समूह है जिसे कि शिक्षित लोगों के सम्मुख उन प्रेरणाओं के अंतर्गत उनके मौलिक व्यवहारों का निरीक्षण करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अब हम जानेंगे लुंडवर्ग ने जो प्रश्नावली को परिभाषित किया है उनसे ये स्पष्टीकरण निकलकर सामने आया है, तो उनको हमने इस क्रम में रखा है। तो उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि प्रश्नावली प्रेरणाओं का एक समूह है। दूसरा है यह शिक्षित उत्तरदाताओं से संबंधित है, क्योंकि उत्तरदाता को स्वयं उत्तर लिखने का काम करना पड़ता है। इसके माध्यम से जो है उत्तरदाताओं के मौलिक व्यवहारों की भी जानकारी संभव हो जाती है। तीसरे विद्वान है विल्सन के शब्दों में यह प्रश्नावली बड़ी संख्या में लोगों से अथवा छोटे चुने हुए एक समूह से जो विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है सीमित मात्रा में सूचना प्राप्त करने की एक सुविधाजनक प्रणाली है। अब हम देखेंगे कि विल्सन की परिभाषा से क्या स्पष्टीकरण निकलकर सामने आया है। उसको हम इस प्रकार लिखेंगे। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि प्रश्नावली विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए लोगों से सूचना प्राप्त करने की विधि है। दूसरा है इसमें सूची को छपवाना व उत्तरदाता के पास भेजना मात्र होता है और उत्तरदाता स्वयं भरकर लौटा देता है। तीसरा है इसके माध्यम से सीमित मात्रा में सूचनाओं की प्राप्ति संभव होती है। तो विल्सन की परिभाषाओं से ये बातें स्पष्ट होकर सामने आई है। अगले वैज्ञानिक है सीन पाओ यंग। इनके अनुसार प्रश्नावली एक विशाल एवं विस्तृत क्षेत्र में बिखरे हुए व्यक्तियों के समूहों से सूचनाएं एकत्रित करने की शीघ्रतम तथा सरलतम विधि प्रदान करती है। सीन पाओ यंग की परिभाषा से ये बातें स्पष्ट होकर सामने आई है। पहला है प्रश्नावली सूचनाओं की प्राप्ति की शीघ्रतम एवं सरलतम विधि है। दूसरा है इसके माध्यम से विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए सूचनादाताओं से सूचनाएं प्राप्त करना संभव होता है। अब हम बात करते हैं कि विद्वानों ने जो प्रश्नावली को परिभाषित किया है उनसे क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आया है, जिसको हमने इस क्रम में लिखा है। उपयुक्त परिभाषा व विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रश्नावली अध्ययन विषय या समस्या से जुड़ी प्रश्नों की एक सूची है जिसके द्वारा सरलता से विस्तृत एवं बिखरे क्षेत्र में बिना शोधकर्ता की मदद के शिक्षित लोगों से कम समय में सूचना एकत्रित की जाती है। इन सूचनाओं के आधार पर जो है निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनर, यानी कि प्रश्नावली की विशेषताएं। प्रश्नावली में जो है किसी विषय पर तथ्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रश्नों को जो है तैयार किया जाता है। इसे विस्तृत क्षेत्र में
फैले सूचनादाताओं के पास प्रत्युत्तर देने के लिए डाक द्वारा या किसी व्यक्ति के माध्यम से भेज दिया जाता है। इसके अंतर्गत जो होता है, सूचनादाता बिना शोधकर्ता की सहायता से प्रश्नावली को भरता है और शोधकर्ता के पास लौटा देता है। इस क्रम में जो है इनकी विशेषताओं को प्रमुख, महत्वपूर्ण व निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। पहला है यंत्र, जिसको हम टूल्स बोलते हैं। तो प्रश्नावली सामाजिक अनुसंधान का एक प्रमुख यंत्र या उपकरण है। इसकी सहायता से जो है शोधकर्ता अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करता है। फिर इसके आधार पर संबंधित विषय के संदर्भ में निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस रूप में जो है प्रश्नावली सूचनाओं की प्राप्ति का एक यंत्र माना जाता है। दूसरा है प्रश्नों की सूची। एक प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है जो एक निश्चित क्रम में किसी कागज पर छापी होती है। साधारणतया इस प्रश्नों की सूची को जो है सूचनादाताओं के पास भेज दिया जाता है। सूचनादाताओं से आशा की जाती है कि वे उसे उत्तर के साथ भरकर लौटा दें। तीसरा पॉइंट है प्राथमिक तथ्य संकलन की विधि। सामाजिक अनुसंधान प्रक्रिया में अनुसंधानकर्ता प्राथमिक आंकड़ों एकत्रित करने के लिए जिन विधियों का प्रयोग करता है उनमें जो है प्रश्नावली एक है। यह अनेक प्रश्नों से युक्त एक ऐसी सूची होती है जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न पक्षों के बारे में पहले से तैयार किए गए प्रश्नों का समावेश होता है। इसके आधार पर जो है अध्ययन विषय से संबंधित प्राथमिक आंकड़े एकत्र करना होता है। चौथा पॉइंट है अप्रत्यक्ष विधि। प्रश्नावली के द्वारा जो है तथ्यों की प्राप्ति में सूचनादाता व शोधकर्ता में प्रत्यक्ष संपर्क न होकर परोक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क होता है। यही कारण है कि इसमें सूचनादाता बिना शोधकर्ता की सहायता से प्रश्नों का उत्तर देता है। अतः इसे अप्रत्यक्ष विधि कहा गया है, जहां शोधकर्ता व सूचनादाता आमने सामने की स्थिति में नहीं होते हैं। पांचवा पॉइंट है शिक्षित व्यक्तियों के लिए। प्रश्नावली का उपयोग शिक्षित व्यक्तियों के संदर्भ में ही किया जाता है। शिक्षित व्यक्ति ही प्रश्नों को पढ़कर समझ सकते हैं और लिखकर उत्तर दे सकते हैं। इसलिए जी.ए. लुंडबर्ग ने लिखा है कि मूलभूत रूप में प्रश्नावली उत्तेजकों का एक समूह है जिसे शिक्षित लोगों के लिए सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। छठा पॉइंट है सरल विधि। प्रश्नावली के द्वारा सूचनाएं प्राप्त करना अत्यंत सरल होता है। इसमें विषय से संबंधित प्रश्नों की सूची बना ली जाती है और इसे निर्धारित उत्तरदाता के पास भेज दिया जाता है। उत्तरदाता जो है अपनी सुविधा के अनुसार प्रश्नावली को भरकर शोधकर्ता को वह वापस लौटा देता है। सातवां पॉइंट है विस्तृत क्षेत्र में बिखरे लोगों का अध्ययन। प्रश्नावली के माध्यम से जो है विस्तृत क्षेत्र में बिखरे लोगों का अध्ययन करना सुविधाजनक है। यह सुदूर उत्तरदाताओं तक पहुंच सकती है और सूचना को प्राप्त आसानी से कर सकती है। आठवां पॉइंट है निर्वैयक्तिक विधि। प्रश्नावली एक निर्वैयक्तिक विधि है। इसका अर्थ यह है कि इसमें शोधकर्ता एवं उत्तरदाता के बीच प्रत्यक्ष संपर्क एवं अंतःक्रिया नहीं होता है। तो ये थी प्रश्नावली की विशेषताएं जिनको हमने 8 पॉइंटों के आधार पर वर्णन किया है। अब हम जानेंगे कि इन 8 पॉइंटों का निष्कर्ष किस रूप में निकलकर सामने आया है, जिनको हमने इस क्रम में रखा है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि प्रश्नावली एक व्यवस्थित सूची है। इसे उत्तर प्राप्त करने के लिए शिक्षित उत्तरदाताओं के पास डाक या किसी माध्यम से भेजा जाता है। उत्तरदाता जो है बिना शोधकर्ता की सहायता से स्वयं उत्तर लिखकर प्रश्नावली को लौटा देता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चनायर के बारे में, यानी कि प्रश्नावली के प्रकार के बारे में जानेंगे कि प्रश्नावली के प्रकार कौन कौन से हैं और किन किन विद्वानों ने इसे किन किन आधारों पर विभाजित किया है। सभी प्रकार की प्रश्नावलियाँ जो है समान प्रकृति की नहीं होती है। प्रश्नावली में प्रश्न अनेक आधारों पर भिन्न हो सकते हैं। प्रश्नों के वर्गीकरण करने के 4 आधार महत्वपूर्ण रूप में बतलाए गए हैं, जिसे प्रमुख व निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। कैथरीन कैप्ट, इन्होंने जो है संरचना के आधार पर प्रश्नावली के 2 प्रकारों का उल्लेख किया है जो महत्वपूर्ण एवं निम्नलिखित है। पहला है संरचित प्रश्नावली। संरचित प्रश्नावली की रचना शोध करने के पूर्व ही कर ली जाती है। इसमें निश्चित, मूर्त एवं पूर्व निर्धारित प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नों की भाषा, शब्द, वाक्यांश व क्रम आदि पूर्व निश्चित होते हैं। प्रश्नों का निर्माण काफी सोच समझकर कर लिया जाता है।
अतः उत्तर देने में जो है कठिनाई नहीं होती है। इसके सूक्ष्म व गंभीर सूचना एकत्रित करने में जो है आसानी होती है। इसका लाभ यह होता है कि वे प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान रहते हैं तथा एक संभावना उत्पन्न करते हैं। दूसरा है असंरचित प्रश्नावली। असंरचित प्रश्नावली में पहले से प्रश्न निश्चित नहीं किए जाते, बल्कि शोधकर्ता उन बिंदुओं को फॉर्म पर नोट कर लेता है जिन पर उसे सूचना संग्रहित करनी होती है। वस्तुतः यह साक्षात्कार निर्देशिका यानी कि इंटरव्यू गाइड होती है, जिसे शोधकर्ता साक्षात्कार के दौरान प्रश्न के रूप में पूछता है। कैफ्का इसे प्रश्नावली मानना त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि प्रश्नावली के प्रयोग में साक्षात्कार का प्रश्न ही नहीं उठता है। दूसरे विद्वान हैं जी.ए. लुंडबर्ग। इन्होंने प्रश्नावली को अंतर वस्तुओं के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है तथ्य संबंधी प्रश्नावली। सामाजिक शोध में तथ्यों का संकलन अनिवार्य दशा है। जब किसी समूह की सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक व राजनीतिक आदि विशेषताओं से संबंध तथ्य संग्रह के लिए प्रश्नावली का उपयोग करते हैं, तो उसे ही तथ्य संबंधी प्रश्नावली कहा जाता है। दूसरा है मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। जब किसी विषय, घटना या समस्या पर सूचनादाताओं के मतों, विचारों, विश्वासों व दृष्टिकोणों को जानना होता है, तब ऐसे तथ्यों के संकलन के लिए निर्मित की गई प्रश्नावली को मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर प्रश्नावली के 4 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। पहला है अप्रतिबंधित या मुक्त प्रश्नावली। वे प्रश्नावली जो मुक्त या खुले उत्तर वाले हो, जिनका उत्तर उत्तरदाता के अपने शब्दों में दिया जाना होता है। उदाहरण स्वरूप, आप आदर्श शिक्षक किसे मानते हैं? इसका उत्तर उत्तरदाता अपने शब्दों में ही व्यक्त करेगा। इसके लाभ है उत्तरदाता से स्वतंत्र उत्तर की प्राप्ति होती है, उत्तरदाता के भावों को अधिक निकटता से व्यक्त करता है, उत्तरदाता की समझ का अच्छा ज्ञान हो जाता है इत्यादि। कभी कभी अप्रत्याशित उत्तर भी प्राप्त होते हैं। ये जटिल मामलों में के लिए अच्छे होते हैं। इसके जो है हानियां हैं, कभी कभी अप्रासंगिक उत्तर प्राप्त होते हैं। उत्तरों को वर्गीकृत करना कठिन हो जाता है। सांख्यिकीय विश्लेषण में जो कठिनाई होती है और शिक्षित उत्तरदाता के लिए उपयुक्त नहीं होती है, समय व शक्ति की बर्बादी होती है इत्यादि। दूसरा है प्रतिबंधित या बंद प्रश्नावली। इस प्रकार के प्रश्नावली में प्रश्नों के साथ साथ कुछ संभावित उत्तर दिए होते हैं और उत्तरदाता को केवल उनमें से ही कोई विकल्प चुनना होता है। उत्तरदाता को अपना स्वतंत्र मत देने का अवसर नहीं रहता। उदाहरण स्वरूप, आप आदर्श शिक्षक किसे मानते हैं? जो अध्यापन को गंभीरता से लेता हो, जो छात्रों को दंड देने में विश्वास रखता हो, जो न केवल व्याख्यानों द्वारा बल्कि छात्रों को पथ प्रदर्शन के लिए सदैव उपलब्ध रहता हो, जो ईमानदार है। इन 4 विकल्पों में एक को चुनना होता है। इसके लाभ जो होते हैं, ये उत्तरों में अधिक समरूपता प्रदान करते हैं। इसकी गणना करना, कोडबंद करना, उसका विश्लेषण करना जो है आसान हो जाता है। तीसरा है चित्रमयी प्रश्नावली। चित्रमयी प्रश्नावली प्रतिबंधित या बंद प्रश्नावली का ही स्वरूप है। इसमें जो है प्रश्नों के संभावित उत्तरों को चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सूचनादाता से उम्मीद की जाती है कि वह चित्रों को देखकर अपनी सहमति प्रकट करे। उदाहरण स्वरूप जो है, आज परिवार में कितने बच्चों का होना उचित है? उत्तर के रूप में 1 या 2 से अधिक बच्चों के चित्र बने होते हैं। इसके लाभ होते हैं, उत्तरदाता की रुचि को जागृत करता है, कम पढ़े लिखे व कमजोर बुद्धि वालों के लिए लाभप्रद होता है, चित्रों को समझना सरल होता है। इसकी हानियां जो होती है, कागज एवं छपाई के मूल्य में वृद्धि के कारण खर्चीली होती है तथा सभी तरह के प्रश्नों के लिए जो है उपयुक्त नहीं होती है। चौथा है मिश्रित प्रश्नावली। मिश्रित प्रश्नावली में प्रतिबंधित, अप्रतिबंधित व चित्रमय प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है। इसमें 1 से अधिक प्रकार के प्रश्नों का मिश्रण रहता है, इसलिए इसे मिश्रित प्रश्नावली कहा जाता है। शोध व सर्वेक्षण कार्य में इस तरह के प्रश्नावली का उपयोग अधिकांश रूप में किया जाता है। अब जानेंगे प्रशासन की विधि के आधार पर प्रश्नावली को 2 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। पहला है डाक प्रेषित प्रश्नावली। जब डाक द्वारा प्रश्नावली को सूचनादाता के पास भेजा जाता है और सूचना प्राप्त की जाती है, तो इसे ही डाक प्रेषित प्रश्नावली कहा जाता है। प्रायः डाक प्रेषित प्रश्नावली को ही प्रश्नावली कहा जाता है। इसके साथ ही अपील पत्र भी संलग्न रहता है। साथ ही डाक लौटाने की सुविधाएं, टिकट लगा हुआ, पता लिखा लिफाफा होता है।
दूसरा है प्रशासित प्रश्नावली। जब प्रश्नावली स्वयं शोधकर्ता द्वारा या किसी व्यक्ति के माध्यम से सूचनादाता को वितरित की जाती है और फिर कुछ समय के बाद उनसे भरी हुई प्रश्नावली संग्रह कर लेता है, यह प्रश्नावली उस समय उपयोगी सिद्ध होती है जब अधिक संख्या में सूचनादाता एक ही स्थान पर उपलब्ध हो। तो उदाहरण स्वरूप किसी कॉलेज के छात्रों, किसी कार्यालय के कर्मचारी एवं किसी संगठन के कार्यकर्ताओं आदि से सूचना संकलन के संदर्भ में उपयोगी हो सकता है। अब हम जानेंगे प्रश्नावली के जो इतने प्रकार है उसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आया है। तो इस प्रकार प्रश्नावली को भिन्न भिन्न आधारों पर भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है। अध्ययन की प्रकृति, प्रश्नों के प्रकार तथा सूचनादाताओं की विशेषताओं के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न अनेक प्रकार की प्रश्नावली बनाई जा सकती है। तो आज का हमारा वीडियो था क्वेश्चनर पे यानी कि प्रश्नावली पे, जिसके अंतर्गत हमने रखा है प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली की विशेषताएं क्या है, कौन कौन सी है और प्रश्नावली के प्रकार को किन किन आधारों पे बांटा गया है। इसकी चर्चा हमने आज के वीडियो में की है।